स्वागत है हमारे चैनल पे ERQ। हम अब स्टार्ट करने वाले काइनेमैटिक्स, जिसमें स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, हमारा पहला चैप्टर। तो इसका लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और डिफरेंशिएशन। वो बेसिक मैथमेटिक्स में ही आ जाता है, तो वो आपको देखना है तो देख सकते हैं आप। ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे क्लास लेवल, तो वो देख सकते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके इजी से सॉल्व हो पाए और आपको पता हो थोड़ा बहुत स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर काइनेमैटिक्स। तो लेक्चर 1 है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, इस चैप्टर में क्या क्या बताने वाला हूँ, मोशन के बारे में। स्पेसिफिकली हम रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ेंगे। लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर का नाम ही वही रखा है। उसके फिनोमिनन, उनके कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड वगैरह हम जो पढ़ते हैं, कुछ अजम्पशन जो हम लेके चलेंगे इस पूरे चैप्टर में या पूरे काइनेमैटिक्स में, उन सब के बारे में मैं धीरे धीरे क्लास अलग अलग क्लासेस में बताता रहूँगा जैसे कि वो आते रहेंगे। कि आप सभी ने क्लास 9 से ही काइनेमैटिक्स को जानना पहचानना शुरू कर दिया। काइनेमैटिक्स वर्ड नया लग रहा होगा, बट फीलिंग वही है। जो आप मोशन पढ़ते थे, स्पीड पढ़ते थे, वेलोसिटी पढ़ते थे, वही सब चीज़ बस थोड़ा एडवांसमेंट के साथ क्लास 11th में फिर आई है आपके सामने। तो सबसे पहले हम डील करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। मोशन और रेस्ट होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, डिपेंड, ये सब वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कैटेगराइज करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ स्केलर एंड वेक्टर, कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी और कौन कौन सी हमें वेक्टर क्वांटिटीज है जो पढ़नी है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता ही होगा, पर फिर से एक क्लास नहीं है तो इस वजह से नया इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर बाकी के जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ, रेस्ट एंड मोशन। तो आखिर ये होता क्या है, रेस्ट और मोशन है क्या? रेस्ट मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है और मोशन कोई चीज़ चल रही है। इंग्लिश तो यही कहती है, बट अगर हम इसके पीछे की फिजिक्स सीखने जाए तो फिजिक्स डिफरेंट है। फिजिक्स में हम रेस्ट एंड मोशन इसे नहीं कहेंगे कि वो चीज़ चल रही है तो मोशन में, कोई चीज़ रेस्ट है तो मोशन में नहीं है वो रेस्ट है। तो रेस्ट एंड मोशन जो चीज़ें है ये आपस में ना सेम ही चीज़ भी हो सकती है और अलग अलग चीज़ भी हो सकती है। कोई भी चीज़ किसी भी समय रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी। डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ, पहले स्टेटमेंट पढ़ देते हैं फिर धीरे धीरे समझेंगे कि रेस्ट और मोशन आर नथिंग बट ओनली अ फोर्स डिपेंडेंट फिनोमेनन, as if a body is in rest with respect to some of their work and the same can be in motion with respect to another one और vice versa। मतलब अब अंग्रेजी का मतलब समझाते हैं कि मान लो कोई आदमी किसी दूसरे प्लैनेट या स्पेस में खड़ा होकर देख रहा है, कहीं से उसे पता चल रहा है कि मैं इस तरफ बैठा हूँ, कोई एक लाइन या फिर कोई एक लाइट उसे दिख रही है जो मेरे पोजीशन को बता रही है, तो वो क्या कहेगा कि मैं कंटिन्यूअसली घूम रहा हूँ, वैसे मैं सो ही क्यों ना रहा हूँ घर पे। या फिर एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं जो हम आसपास में भी देखते हैं, जैसे अगर हम ट्रेन में या किसी भी गाड़ी वगैरह में सफर करते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें, जब हम सफर कर रहे होते तो जब खिड़की से बाहर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो गाड़ियां है या अदर जो बाहर रोड वगैरह पे चल रही होगी या फिर पेड़ वगैरह है या जो भी बिल्डिंग वगैरह है, वो जिस स्पीड में हम जा रहे होते हैं उसी स्पीड से पीछे की तरफ जा रही होती है। हम अपने साथ वाले लोगों को देखते बैठे हुए, हमारे साथ जो है तो वो हमें रुके हुए दिखते हैं, बट हमें क्या दिखता है कि बाहर जो चीजें है जो रुकी हुई है एक्चुअली वो हमें चलती हुई दिखती है पीछे की तरफ। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि देख कौन है, ऑब्जर्वर कौन है मेरा। अगर एक सिनेरियो में और लेता हूँ कि मान लो ये कार है, इसमें मैं और तुम बैठे हो, ठीक
ठीक है। मैं और तुम बैठे हुए इस कार में, बाहर मैं देख रहा हूँ इन दोनों आदमी को। मैं और तुम इस कार में बैठे हुए हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और तुम बाहर की तरफ खिड़की से देख रहे हो। तुम बाहर की तरफ इन दोनों आदमियों को लड़ते हुए देखोगे। ये दोनों एक जगह पे रुके हुए हैं, तो तुम क्या देखोगे? जब इन दोनों आदमियों को क्रॉस करेगी कार, तो तुम देखोगे कि ये जो दोनों आदमी है उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही होगी, उस स्पीड से पीछे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। बट यहीं पे अगर तुम इसी कार में, मैं ड्राइव कर रहा हूँ कार और तुम मुझे देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। बट एक्चुअल मोशन क्या होगा वो ये जो बाहर है वो बताएंगे। क्या बताएंगे ये बाहर वाले? बाहर वाले बताएंगे कि हम दोनों मोशन में हैं, बट ये दोनों आपस में रेस्ट में है। सेम ही सिनेरियो है, बट इसने जब बताया तो इसने खुद को रेस्ट बताया और हमें मोशन में बताया, और अगर हमने बताया तो हमने इनको मोशन में बताया और खुद को रेस्ट में बताया। ऐसे ही पेड़ का केस लेते हैं। मान लो ये कार रुकी हुई है और ये वाली कार चल रही है, ये वाली कार चल रही है, तो इस कार को क्या दिखेगा कि ये वाली कार चल रही है। जब इस वाली कार को जब ये क्रॉस करेगा, तो इस वाली कार को दिखेगा कि ये पीछे की तरफ उसी स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से ये वाली कार चल रही है, और इसे पेड़ भी ये वही दिख रहा होगा कि उसी स्पीड से चल रही है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये जो बाहर है ऑब्जर्वर, ये बताएगा। क्या बताएगा? कि ये वाली कार आपस में रुकी हुई है, ये वाली स्पीड में चल रही है जिस भी स्पीड में चल रही हो, और ये पेड़ तो रुका ही हुआ है। मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जर्वर चेंज करूंगा वैसे वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा कि वो रेस्ट में है या मोशन में। अगला ही पॉइंट है मेरा, मीन्स एज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर चेंजेस द रेस्ट एंड मोशन कैन ऑल्सो चेंज। दिस टर्म रेस्ट और मोशन आर पोजिशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। ये दोनों जो आपस में टर्म्स है, ये पोजीशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा ही लंबा खींच दिया मैंने रेस्ट एंड मोशन, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जब क्लासेस वगैरह में पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक खींच लेता है टीचर। अब नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर एंड वेक्टर, कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है। बताइए होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती और डायरेक्शन बताते भी नहीं है। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करता है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज कुछ ऐसे लिखी हुई है यहाँ पे, और वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ लिखी हुई है। तो हमारे लिए इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो अगली स्लाइड में, कि इस चैप्टर में हमारी जो क्वांटिटीज आएगी फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें से कौन कौन सी स्केलर्स है और कौन कौन सी वेक्टर, ताकि हमें पहले ही पता हो कि कहाँ पे स्केलर रूल ऑफ एडिशन लगाना है और कहाँ पे वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, ताकि हमारा थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होते हैं तो वो हमें पहले ही पता हो स्केलर में कौन कौन सा लगेगा और वेक्टर में कौन कौन सा लगेगा। और उससे पहले ही पढ़ लेते क्या लिखा है। एज यू माइट नो अबाउट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, आप सबको पता होगा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, एंड माइट आल्सो नो अबाउट द टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, एक जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर। अब इन सब क्वांटिटी को पढ़ने से पहले, फिजिकल क्वांटिटी जो इस काइनेमेटिक चैप्टर में आएगी उससे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं हम जो क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो वेक्टर कौन सी है और कौन सी स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटीज हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? डिस्टेंस और दूसरी है स्पीड। और यहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फिनोमेना है रेस्ट या फिर मोशन, ये दोनों पोजीशन पे डिपेंड करता है, और उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें पहले, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी स्टेटमेंट बोलने से पहले हमें सबसे पहले पोजीशन डिफाइन करना होगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में या किसके लिए कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वगैरह निकालना चाहता हूँ। तो
जो सबसे बढ़िया तरीका है पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, वो आप सबको पता ही होगा, कार्टेशियन प्लेन है। कि 1D के लिए अगर मेरे को कोई भी पोजीशन डिफाइन करना हो तो मैं सिर्फ एक एक्सिस बनाऊंगा, एक्स एक्सिस, उसी पे सब चीज दिखा दूंगा। और अगर 2D होगा तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में बना के 2D में दिखा सकता हूँ। और 3D के लिए है ही एक्स वाई और एक जेड एक्सिस और खींच दूंगा एक्स, जिससे हम किसी भी पोजीशन को आसानी से निकाल सकते हैं और उसके बारे में फिर कोई भी फिनोमेना वगैरह निकाल सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वगैरह को मेजर कर सकते हैं जब हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो क्या है, कार्टेशियन प्लेन। अगला जो लास्ट चीज़ है हमारे इस लेक्चर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यही दो फिजिकल क्वांटिटी हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, मतलब जितना भी मैं पाथ कवर करूंगा किसी भी जर्नी में या फिर किसी भी ट्रेवलिंग में, उस पूरे टोटल पाथ को मैं कहूंगा डिस्टेंस। बट वही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा पाथ होगा इनिशियल जहाँ से मैंने शुरू किया और फाइनल जहाँ पे मैंने ख़त्म किया ये पूरा रूट, इन दोनों बीच में सबसे जो छोटा पार्ट होगा या सबसे जो छोटा पाथ होगा उसको मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं, यूनिवर्सल जो है कि मान लो ये तुम्हारा है स्कूल और ये वाला है तुम्हारा घर। ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा घर तुम्हारे स्कूल से बड़ा है, कोई बात नहीं। तो ये वाला है तुम्हारा स्कूल और ये वाला है तुम्हारा घर। अब मान लो तुम निकले अपने स्कूल से अपने दोस्तों के साथ, अपने एक दोस्त को घर पे छोड़ते हुए जो स्कूल के पास ही रहता था, फिर घूमते घामते खाते पीते 2 बजे छुट्टी हुई, एक दूसरे दोस्त को उसके घर पे छोड़ के फिर आराम से 3 बजे अपने घर पे पहुंच गए मान लो। तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा हमें कि ये जो पूरा तुमने ये जो भी ट्रैवल किया है ना, इस पूरे ट्रैवल के हुए का अगर मैं लेंथ निकालूंगा, पाथ का पूरा लेंथ निकालूंगा, तो ये होगा तुम्हारा क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, जो ये पूरा तुमने पाथ कवर किया, अपने पहले दोस्त के घर गए, दूसरे दोस्त के घर गए, फिर घूमते घामते जो तुम घर पे पहुंचे हो अपने, ये जो पाथ पूरा ट्रेवल होगा ये डिस्टेंस होगा। बट यही डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ये सबसे छोटा वाला ये वाला पाथ होगा, यही होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी मैं ढंग से लगा देता हूँ अलग कलर से। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, ये सबसे छोटा पार्ट जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में, इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँगा। समझ आया होगा? उठाते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आएंगे। डिस्टेंस जो टोटल पाथ हम कवर करेंगे उसको डिस्टेंस कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा पाथ कवर करेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब दोनों की ऐसा यूनिट मीटर होती है, और डिस्टेंस पहले ही बता दे कि एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो डिस्टेंस है ना, वो कब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जब मैं ऐसे मोशन की बात करूंगा जो कि लीनियर हो। जैसे मान लो एक कोई रेस हो रही है, उसके अंदर सिर्फ स्ट्रेट ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक नहीं है। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से अगर मोशन हो रहा है, किसी रनिंग हो रही है, तो यहाँ से ये रन करेगा, एक दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, या रेक्टिलिनियर मोशन में कह सकता हूँ इसको। तो रेक्टिलिनियर मोशन में जितना ये यहाँ से यहाँ तक के लिए जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि इनिशियल ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो भी यही होगा, और जो डिस्टेंस कवर करेगा फिनिशिंग लाइन तक ये भी इतना ही होगा। तो इसी वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कब, जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हो या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो। ये एक ही केस है जब ये दोनों बराबर होता है। और
डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगला ही पॉइंट है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये दोनों ही वैल्यू गवर्न करता है। अब समझते पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे। पहले तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में गया 5 मीटर, फिर यहाँ पहुँचा 5 मीटर में, फिर उसके बाद यहाँ से मैं 8 मीटर उस डायरेक्शन में गया, तो 8 मीटर इस डायरेक्शन को पार कर जाऊंगा, क्योंकि ये कितना था, ये वाला तो 5 ही था, और 3 और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं अगर सिर्फ ये बोल दूँ कि मैं 3 मीटर दूर हूँ, तो मैं जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे 3 मीटर दूर। अब मम्मी ने मेरे को भेजा था दूसरी गली उस तरफ, और मैं इस तरफ से अगर घर पे आता हुआ दिख गया मम्मी को, तो मम्मी तो बहुत मारेंगी। तो सबसे पहले मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं 3 मीटर दूर हूँ कहाँ, दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि मैं दूसरे काम के लिए दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। तो जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव के कब, जब जिस डायरेक्शन में हम इनिशियली बढ़ रहे थे उससे नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से बराबर होगा। बराबर कब होगा, रेक्टिलिनियर मोशन में, और उससे छोटा हमेशा ही होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होगा, और बराबर सिर्फ एक ही केस में होगा, रेक्टिलिनियर मोशन के केस में। अब हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। अब ये लास्ट टॉपिक था लेक्चर का। अब बढ़ते कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चन 4-5 रखे मैंने। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि स्टूडेंट वॉक्स 10 मीटर ईस्ट टू अ लाइब्रेरी, देन वॉक्स 10 मीटर वेस्ट टू रिटर्न होम, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन सिंपल है कि कोई एक बंदा है, ये इनिशियल पोजीशन इसकी, यहाँ से ये वेस्ट की ईस्ट की तरफ गया 10 मीटर, मान लो 10 मीटर कुछ, यहाँ से इतना होगा 10 मीटर, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर वेस्ट पे जाता है अपने घर पे, लाइब्रेरी जाता है पहले 10 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर 10 मीटर वेस्ट में जाता है अपने घर पे फिर से वापस। तो इनिशियल भी यही और फाइनल थोड़ा इसी के ऊपर बना देता हूँ ताकि दोनों पॉइंट दिख जाए, और फाइनल भी यही पॉइंट यहाँ बनाया वो लेबलिंग ऊपर कर दी। तो 10 मीटर यहाँ से गया लाइब्रेरी, फिर 10 मीटर लाइब्रेरी से घर पे आया वेस्ट की तरफ। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 10 यहाँ और 10 आते वक्त, तो 20 डिस्टेंस चला। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, इनिशियल भी ये फाइनल भी ये, तो 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, डिस्टेंस 20 और डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अ हाइकर वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स एंड वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज हाइकर्स टोटल डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि कोई हाइकर है, हाइकर मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनर्स। तो ये 3 किलोमीटर तो नॉर्थ से जा रहा है पहले, फिर यहाँ से 4 किलोमीटर ईस्ट गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ फिर 4 किलोमीटर ईस्ट। अब पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला रेड वाला लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा पाथ, तो यही सबसे छोटा पाथ होगा इनिशियल फाइनल के बीच में, तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या होगा, पहले यहाँ 3 चला और फिर यहाँ पे 4 चला, तो हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो ये वाला सही है हमारा और ये वाला सही है। अब डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यही वाला पाथ कैसे निकालेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दिख रहा होगा पाइथागोरस बनता हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ
3 का स्क्वायर प्लस में प्लस बन जाए प्लस में 4 का स्क्वायर और इस पूरे का जो अंडर रूट आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगा और डिस्टेंस 7। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एथलीट रन एक्जैक्टली 1 full lap around a 400 meter circular track. What is the total distance and displacement? तो यही है, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है एक। तो इस सर्कुलर ट्रैक में कलर चेंज कर लो। इस सर्कुलर ट्रैक में मान लो यहाँ से किसी रनर ने स्टार्ट किया अपना रनिंग और फिर पूरा एक कंप्लीट लैप करने के बाद इसी पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी पॉइंट यही है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? जितने भी मीटर का ये पूरा सर्कल होगा, इस मतलब ये पूरा ट्रैक जितना भी मीटर का होगा उतना ये ट्रेवल करेगा। तो 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है तो डिस्टेंस 400 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। और फाइनल लिखी जगह पे इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। A robot moves 6 kilometer north, then 8 meter west. What is the robot's total distance travel and magnitude of its displacement? यहाँ से ये 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर, और देन फिर 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट उस तरफ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 कितना? 14। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये वाला होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में ये वाला डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा। तो फिर से पाइथागोरस लगेगा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 100 का 100 बन जाएगा। 100 का अंडर रूट लूँगा तो 10। तो डिस्टेंस 14 और डिस्प्लेसमेंट 10 कहाँ पे है? ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर साउथ एंड देन ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ। व्हाट इज कार्स टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? कार है यहाँ से 15 किलोमीटर चली, देन यहाँ से फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ चली। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? पहले 15, फिर उसके बाद 5, तो डिस्टेंस हो जाएगा 20। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब ये क्या है? नॉर्थ से साउथ जा रही है और ये साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो अब जो नॉर्थ से साउथ गया फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ 5 गया है, तो अभी क्या कहा होगा यहाँ? और इसका डिस्टेंस कितना बचा है? इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 10। तो 10 किलोमीटर और ये किस तरफ है? इसका डायरेक्शन अब नॉर्थ की तरफ। तो इसी वजह से ऑप्शन ए आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट दोनों में बराबर, बट डायरेक्शन का था इसमें कि डायरेक्शन कब है, कहाँ है। अगर ये नीचे की तरफ होता, मतलब अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा होता और ऐसा होता कि मतलब किसी तरीके से कि ये नीचे की तरफ अभी भी डायरेक्शन पॉइंटेड होती, तो मेरा आंसर ये साउथ वाला आ सकता था। बट यहाँ पे क्या है? ऊपर की तरफ अब डायरेक्टेड है ये, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी वजह से 10 किलोमीटर नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना कि सी। तो यही था हमारा लेक्चर। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बाकी जो थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ़ करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।